अच्छा, फिर नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटीज़ ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स की वेलोसिटीज़ किस तरह से होती हैं, क्या होती हैं, किस तरह से काम कर रही हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर उसका नाम ही शो कर के नर्व इम्पल्स की स्पीड क्या है, वो किस तरह से वेरी करती है। अच्छा, किसी भी नर्व इम्पल्स की जो स्पीड है वो नर्व इम्पल्स की टाइप से वेरी करती है कि जो मतलब कोई भी स्पेसिफिक नर्व इम्पल्स है, नर्वस सिस्टम उसको सेंड कर रहा है तो वो किस टाइप का है, यानी वो मसल पोजीशन की तरफ जाता है सिग्नल, या वो हमारा पेन है, ये वी कैन से कि किसी भी तरह का है, टच है, कोई भी सिग्नल है तो उसकी स्पीड किस तरह से है। वो ये जो है वेलोसिटी है नर्व इम्पल्स की। सबसे ज़्यादा जो है टेम्परेचर नर्व इम्पल्स को फास्ट करता है। टेम्परेचर हम जितना हायर देंगे द फास्टर द स्पीड, द हायर द टेम्परेचर द फास्टर द स्पीड। तो इस वजह से जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं ना, उनका फास्टर रिस्पॉन्स होता है दैन द कोल्ड ब्लडेड वंस। ये इसकी इम्पोर्टेंस है कि नर्व इम्पल्स की जो स्पीड को पढ़ने की इम्पोर्टेंस यही है। जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, यानी टेम्परेचर है हमारे पास, अगर वो रेगुलेट कर रहा है या इसके ऊपर डिपेंड कर रही है स्पीड टेम्परेचर के ऊपर, तो वो वजह यही है कि जो जिनके वार्म ब्लड होते हैं, जो एनिमल्स जिनका टेम्परेचर ब्लड का ज़्यादा होता है, उनके रिस्पॉन्सेज भी ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनके पास स्पीड ज़्यादा है नर्व इम्पल्स की आने की और जाने की। कुछ दूसरे फैक्टर्स हैं, लाइक वी कैन से हमारी एज है, एज फैक्टर जो है मैटर करता है। अगर बच्चे हैं छोटे छोटे, तो उनके पास जो है देर बाद उनको समझ आती है, वो गेट नहीं कर रहे होते चीज़ को। अगर हम बड़े हम मतलब अभी ज़्यादा जल्दी हम उनसे ज़्यादा जल्दी गेट करते हैं चीज़ को। टेम्परेचर मैंने पहले बता दिया, हाइट भी, और हमारी जेंडर है, ठीक है। नर्व इम्पल्स को एक जेंडर भी अब जो है ना उसमें होता है डिफरेंस कि वो किस तरह से गेट कर रही है किसी भी चीज़ को, मतलब हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, वेलोसिटीज ऑफ नर्व इम्पल्स इन द एक्सोन मेम्ब्रेन एंड द सिनेप्टिक क्लेफ्ट आर वेरिएबल, मतलब वो चेंज होती रहती हैं। इन ह्यूमंस नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स नर्व इम्पल्स ट्रेवल एट 1 to 3 मीटर्स पर सेकेंड। देखो भाई, पर सेकंड जो है 1 से 3 मीटर तक नर्व इम्पल्स ट्रैवल करती है ह्यूमंस के अंदर। अब नॉन माइलिनेटेड, माइलिनेटेड, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, सिनैप्स, सब कुछ मैं आगे बताती हूँ, ठीक है। माइलिनेटेड फाइबर्स जो हैं वो 120 मीटर पर सेकंड पे कंडक्ट कर रहे होते हैं। नर्व इम्पल्स की वेलोसिटी जो है माइलिनेटेड न्यूरॉन के अंदर फास्टर है, माइलिनेटेड न्यूरॉन के अंदर ज़्यादा है। सल्टेटरी कंडक्शन जो है यहाँ पर रैपिड होती है, यानी नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन अलोंग द एक्सॉन। उसमें क्या होता है, जब पूरे एक्सॉन के अंदर नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट करेगी तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, जंपिंग फ्रॉम वन नोड ऑफ फ्रेमवियर टू द अनदर। ये जो पीछे मैंने पूरा स्ट्रक्चर बनाया था ना पूरे न्यूरॉन का, तो उसकी मैं बात कर रही हूँ कि नोड ऑफ फ्रेमवियर के अंदर। अब मैं बताती हूँ इसका। अच्छा भाई, सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होती है? सिनेप्सिस पहले देख लेते हैं, सिनेप्सिस क्या होता है। सिनेप्स न्यूरोनल जंक्शन को भी कहते हैं, यानी दो न्यूरॉन्स जहाँ पे मिल रहे हैं उसको सिनेप्स कहते हैं। आई विल ड्रॉ हेयर, ये हमारे पास थी ना, यहाँ पे हमने एक ऐसे बनाई थी, तो इस पार्ट के मिलने को जब ये ज्वाइनिंग करते हैं अपनी, तो इसको, इस पोर्शन को क्या कहते हैं, सिनेप्सिस, ओके। अच्छा, ये जो है ये साइट ऑफ ट्रांसमिशन है, यानी यहाँ पे आके जो है ट्रांसमिट हो रही होती है कोई भी स्टिमुलस है, कोई भी नर्व इम्पल्स, इलेक्ट्रिक नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन हो रही है, उसकी ट्रांसमिशन हो रही है तो दो नर्व सेल्स के दरमियान, यानी न्यूरॉन्स के दरमियान, या किसी भी ग्लैंड के न्यूरॉन के दरमियान, या मसल सेल्स के आप कह लो के दरमियान जो है ना साइड ऑफ ट्रांसमिशन हो रही होती है। जो उसका मिलने के मतलब जंक्शन का एरिया है उसको यहाँ पे सिनेप्स बोला गया। ये एक स्मॉल गैप है जो न्यूरॉन के एंड पे प्रेजेंट होता है। ये सिग्नल्स को पास करने के लिए जो है ना यूज़ होता है कि ऊपर वाले के नीचे वाले तक सिग्नल्स जाना, देन उनकी जो चीज़ें हैं वो इंटरचेंज होना, या इंटरचेंज ना होके यहाँ पे मतलब जो है यहीं से आगे जो है हमारी एक्शन पोटेंशियल या नर्व इम्पल्स जनरेट होती थी।
तो इसके मिलने के जंक्शन के पॉइंट को सिनेप्स कहते हैं। और जो इसके अंदर एरिया होता है, मतलब जब ये मिल जाए तब सिनेप्स है ना, और जो ये एरिया है इसको ही हम क्लेफ्ट कहते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। एक ऐसा स्पेस है जो कि न्यूरॉन को सेपरेट कर रहा होता है और अपने टारगेट सेल को केमिकल सिनेप्स से सेपरेशन दे रहा होता है। मतलब ये फिज़िकल स्पेस है, मेरे कहने का मतलब है कि केमिकल सिनेप्स को जो है वो यहाँ पे टारगेट सेल से, कोई भी सेल है तो उसके केमिकल सिनेप्सिस को डिफ्रेंशिएट कर रहा होता है, ये मतलब है। क्लेफ्ट गैप को कहते हैं ना। ये चीज़ हो गई एक। और क्या बताना था मैंने यहाँ पे, हाँ, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड क्या होता है। नाम से शो हो रहा है माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स जो हैं उनके अंदर माइलिन शीट्स प्रेजेंट होती हैं, यानी कि जो उनके इंटरनोडल सेल्स होते हैं ना वो एनशीथित होते हैं, यानी एनशीथित होते हैं विद माइलिन। ये एक्सॉन्स की बात, और एक्सॉन्स के केस में। और नॉन माइलिन जो होते हैं, और वी कैन से अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, इनके पास माइलिन की इंसुलेशन नहीं होती। माइलिन कहाँ पे अटैच होता है भला, मैं आपको दिखाती हूँ। आप मतलब अगर कोई सेल है एक्सॉन, उसके अंदर ये शिवान सेल्स पड़े हुए हैं, उसके अंदर एक यूं एक ना पूरा पैक ऑफ शीथ लगा हुआ है, दैट इज़ व्हाट माइलिन शीथ। इन केस ये यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, अगर यहाँ पे ये प्रेजेंट नहीं है तो ये क्या है, अनमाइलिनेटेड। ओके भाई, हो गया यहाँ से। अब सल्टेटरी कंडक्शन क्या होती है, यहाँ पे लिखा हुआ एक वर्ड सल्टेटरी कंडक्शन। तो एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का स्किप करना फ्रॉम नोड टू नोड, यानी एक नोड से दूसरे नोड तक जा रहा है पूरे एक्सॉन की या पूरे कह लो कि न्यूरॉन की लेंथ के अंदर वन बाय वन जब जा रहा है, इसको हम सल्टेटरी कहते हैं। यानी कि एक ऐसे फैशन में चलना कि अंदर गैप्स हैं और वो जंपिंग के थ्रू जो है ना इम्पल्स मूव कर रही है फ्रॉम वन नोड टू अदर, दैट इज़ कॉल्ड सल्टेटरी कंडक्शन। और एक और चीज़ है नोड्स ऑफ रैमवियर। ये क्या चीज़ें होती हैं, माइलिन शीट जो है, माइलिन मैंने पहले बनाया था पूरा स्ट्रक्चर, तो उसके अंदर नोड्स ऑफ रैमवियर मैंने आपको शो करवाए थे, मुझे मेरे ख्याल बनाने की ज़रूरत है, वो आप खोल के पीछे करके देख लेना। नोड्स ऑफ रैमवियर मैंने बनाए थे। तो माइलिन शीट जो है वो एक्सॉन के साथ इस तरह से उसकी रैपिंग हुई होती है, एक इस तरह के फैशन में उसकी रैपिंग होगी, तो उसके अंदर कुछ गैप्स बच जाते हैं, जिसको उसने क्या कहा हुआ है, नोड्स ऑफ रैमवियर, यानी नोड्स कुछ बच जाती हैं। और इन्हीं नोड्स के अंदर जो है वो फ्रॉम वन नोड टू नोड जो है जंपिंग हो रही होती है, दैट इज़ सल्टेटरी कंडक्शन। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं अक्सर, एक वर्ड पे शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है। अब मैंने बता दी नोड ऑफ रैमवियर क्या होता है, स्किपिंग द माइलिनेटेड रीजन्स ऑफ मेम्ब्रेन, इट इज़ अप टू 50 टाइम्स फास्टर इन द कंडक्शन से 50 टाइम फास्टर होता है। और माइलिनेटेड अनमाइलिनेटेड एक्सॉन्स से के थ्रू ये जो है फास्टेस्ट होता है। वजह इसकी क्या होती है, दे डोंट हैव टू ट्रैवल थ्रू आउट एवरी सिंगल स्पेस, इनको एक अलग अलग जगह से ना ट्रैवलिंग नहीं करनी पड़ती। Another reason that myelinated fibers conduct faster impulse is that myelin sheath act as insulating sheath and prevent loss of energy. लॉस ऑफ एनर्जी को प्रिवेंट करते हुए इसको हम इंसुलेटिंग शीथ कहते हैं, यानी जो इंसुलेशन प्रोवाइड करती है। इस वजह से माइलिनेटेड फाइबर्स जो हैं या माइलिनेटेड फाइबर्स या शीथ उसको कह लें कि ये जल्दी से इम्पल्स को ट्रांसफ़र करती हैं, कंडक्ट करती है। इस वजह से माइलिनेटेड न्यूरॉन्स को कम एनर्जी चाहिए होती है। और नर्व इम्पल्स की वेलोसिटी जो है एक्सॉन न्यूरॉन फाइबर के डायमीटर पे भी डिपेंड कर रही है कि वो कितना थिक है, कितना मतलब थिन है, ये सारी जो है इन चीज़ों पे वो डिपेंड करे। थिक न्यूरॉन फाइबर्स कंडक्ट फास्टर इम्पल्स, वो जल्दी से करते हैं थिक, क्योंकि उसका डायमीटर ज़्यादा होता है, उसके अंदर वी कैन से कि उसके अंदर चीज़ें ज़्यादा होती हैं, तो इस वजह से उसको मटेरियल ज़्यादा होता है कि वो जल्दी से काम कर लेता है। और जो थिन होता है उसके पास मटेरियल थोड़ा होता है और वो कम काम करते हैं, क्योंकि
रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। अगर कोई भी कंडक्टर है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ही इलेक्ट्रिकल फ़्लो जो है वो कम होगा। मतलब इन्वर्स रिलेशन है ना। डायरेक्ट रिलेशन ये होगा कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिकल फ़्लो जो है वो भी ज़्यादा है, ये डायरेक्ट रिलेशन है। तो इन्वर्स रिलेशन क्या है कि इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो जो है वो इन्वर्स उसका रिलेशन यानी वो कम होगा जहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा। सो विद इंक्रीज इन द थिकनेस ऑफ न्यूरॉन फाइबर देयर इज़ डिक्रीज इन द रेजिस्टेंस ऑफ फाइबर। ये वही बात मैंने जो भी बोली है। द शॉर्ट जर्नी अक्रॉस द सिनैप्स टेक्स अबाउट अ मिली सेकेंड। ये बिल्कुल एक शॉर्ट सी जर्नी है, मिली सेकेंड लेती है। नर्व इम्पल्स से थोड़ी सारी लंबी होती है, थोड़ा इसका जो है डिस्टेंस या ट्रैवलिंग लंबी होती है और इस टाइम को वो सिनैप्टिक डिले कह रहा है। सिनैप्स मैंने पहले ही बता दिया। एक्सॉन टर्मिनल एक न्यूरॉन की, ये इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, एक एक्सॉन के टर्मिनल एक न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल का जंक्शन और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट का जो जहाँ पे मिलाप हो रहा होता है दैट इज सिनैप्स। जहाँ पे क्या होता है कि इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ ट्रांसमिट हो रही होती है या रिले हो रही होती है, या मतलब उसको हैंड ओवर कर रहा होता है। एक से आया कोई स्टिमुलस, उसने आके दूसरे को क्या कहना है, ये लो भाई ये तुम्हारे लिए लाया हूँ, इसको पकड़ो, हैंड ओवर करा दिया टू अनदर न्यूरॉन। इसको हम कहते हैं सिनैप्स। सिनैप्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, वही सिनैप्टिक क्लेफ्ट जो भी बताया कि गैप होता है इसके अंदर। एक सिंगल न्यूरॉन जो है वो सिनैप्स बना सकता है विद मैनी इनकमिंग फाइबर्स ऑफ डिफरेंट न्यूरॉन्स। दूसरे न्यूरॉन्स के फाइबर्स आ रहे हैं तो उनके साथ भी सिनैप्स बन सकता है, नॉट कि जो है वो स्पेसिफिक कोई चीज़ यूज़ करेगा। अ न्यूरॉन विच कैरीज एन इम्पल्स टूवर्ड सिनैप्स, उसको हम प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन कहते हैं। कोई भी न्यूरॉन जो क्या कर रहा होता है कि इम्पल्स को सिनैप्स की तरफ लेके आ रहा होता है, प्री सिनैप्टिक, और जो कि इम्पल्स को रिसीव कर रहा होता है आफ्टर इट क्रॉसेस द सिनैप्स। उसके बाद जब सिनैप्स के अंदर से क्रॉस कर तो उसको कहते हैं पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन। आपने इसको कैसे याद रखना है, जब आप लोग होते हो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में तो आप प्री स्टेजेस में होते हो। जब आप लोग चले जाते हो बैचलर स्टडीज़ के अंदर तो आप हो जाते हो पोस्ट ग्रेजुएट सिचुएशन में। तो इस तरह से कि जब आप लोग गुजर जाते हो फर्स्ट सेकेंड ईयर वाले एरिया से गुजर जाते हो तो क्रॉस कर जाते हो आप सिनैप्स को, तो दैट इज़ पोस्ट सिनैप्टिक। मैकेनिज़्म क्या है इसकी ट्रांसमिशन का, मूवमेंट ऑफ इम्पल्स। ये डायग्राम्स मैं बताती हूँ क्या लिखा हुआ है ना। मूवमेंट ऑफ इम्पल्स अक्रॉस द सिनैप्स इज कॉल्ड सिनैप्टिक ट्रांसमिशन। सीधी सी बात है, ये एक फॉर्मेशन ऑफ मैसेज आता है यहाँ पे, तो उसकी वजह से ये टेक प्लेस होती है जो कि सिनैप्स के अक्रॉस हमने इसको ट्रांसमिट कराना होता है केमिकल मैसेंजर की फॉर्म में, जिसको हम न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं। न्यूरो ट्रांसमीटर हमारे जो हैं वो, अच्छा भाई न्यूरो ट्रांसमीटर क्या है मैं बता रही थी, एक कह लो कि कोई सिग्नल ट्रांसफ़र करने वाला मॉलिक्यूल है, कोई ऐसा कह लो कि ऐसा केमिकल है, ऐसा मॉलिक्यूल है जो सिग्नल ट्रांसफ़र कर रहा है। न्यूरॉन इसको सिक्रीट करता है और वो जाके दूसरे सिनैप्स के से गुज़र के दूसरी तरफ जाके दूसरे सेल को अफेक्ट करता है। तो ये जो सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है दैट इज़ न्यूरो ट्रांसमीटर। वी कैन से ये एक हमारे पास केमिकल सब्सटेंस है जो कि सारा काम कर रहा है। ठीक हो गया। आगे उसने क्या बताया है यहाँ पे, द एक्सॉन यूजुअली हैव सेवरल राउंडेड सिनैप्टिक नॉब्स एट देयर डिस्टल एंड्स विच डेंड्राइट्स लैक। अच्छा, एक्सॉन्स के पास सिनैप्टिक नोब्स होती हैं। यहाँ पे उसने शो करवाई होंगी नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स। और पता है कि इस तरह से कह रहा है कि डेंड्राइट्स के पास जो है ना ये चीज़ें नहीं होती। डेंड्राइट्स किस तरह थे, ऐसे एक हमारे पास एक्सॉन था, यहाँ पे जो थे ना वो डेंड्राइट्स लगे थे और यहाँ से आके ना एक्सॉन्स थे। उसने कहा एक्सॉन्स के पास जो है ना वो नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो जो डेंड्राइट्स के पास नहीं होते उसको उसने क्या कह दिया है यहाँ पे, सिनैप्टिक नोब्स। और वो क्या काम करते हैं, सिनैप्टिक नोब्स के पास मेम्ब्रेनस सैक्स होते हैं, यानी सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको उसने सिनैप्टिक वेसिकल्स कहा है। अच्छा, इसके अंदर ये तो एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है ना, जहाँ पे मैंने ये बनाया था ना, मेरा गला बैठ के बाद अच्छा, जहाँ पे मैंने ये बनाया था ना
ये वाली सिचुएशन बनाई थी, इसके अंदर मैंने वेसिकल्स बनाए थे, वेसिकल्स के अंदर मैंने न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाए थे जिसने आके यहाँ पे लगना था। तो वो यहाँ पे ये बात कर रहा है कि सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं जो कि नर्व इम्पल्स को नोब तक पहुँचाने का काम करते हैं। उसमें कुछ वेसिकल्स ऐसे होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ करते हैं, ठीक है। मैंने ये भी बताया था कि यहाँ पे एक न्यूरोट्रांसमीटर एक वेसिकल से कहाँ पे क्या यहाँ एक वेसिकल ऐसे होगी, उसके अंदर से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होकर आके इसके साथ लग रहे होंगे। तो वो यहाँ पे ये सारी बात हो रही है। फिगर 17.8 वो शो कर रहा है। उस पॉइंट 1 लिखा हुआ है पॉइंट 1 यहाँ पे लिखा हुआ है एक्शन पोटेंशियल अराइव करता है सिनेप्टिक नर्व पे। अच्छा भाई, ये देखो ना, इधर उसने पहले पूरा एक्सोन का जो है शो कर दिया, न्यूरॉन का एक्सोन शो कर दिया, मतलब एक लाइन ही बस उसने बनाई हुई है, पूरा नहीं दिखाया। यहाँ पे जो है न्यूरॉन रिसीविंग न्यूरॉन लगा हुआ है। अब ये छोटे से रीजन का उसने यहाँ से खोल के दिखाया है, मतलब ये न्यूरॉन के अंदर क्या हो रहा होता है, ये हो रहा होता है जो मैंने पीछे बनाया था। सिनेप्टिक नोब्स होती हैं, अंदर वेसिकल्स होती हैं, ये क्लेफ्ट होता है, इसके अंदर एक कह लें कि स्पेस होती है, गैप होता है पूरा, ठीक है। ये जब मिलता है तो इसको वो सिनेप्स कह रहा है, ठीक है। ये वेसिकल्स, इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, सिग्नल्स जो प्रोवाइड करते हैं, ये सारी चीज़ें। अब इसका भी इसने पोर्शन लिया, जो बॉक्स बनाया हुआ ना ब्लैक कलर का, उसने इसके अंदर ये चीज़ें दिखाई हैं नीचे जो बड़ा बनाया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट लिखा है वेसिकल फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वेसिकल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहले फ्री थी, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ की, फिर क्या हुआ न्यूरोट्रांसमीटर जो है सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर रिलीज़ हो गए। थर्ड पे क्या हुआ, न्यूरोट्रांसमीटर जो है रिसेप्टर साइट के साथ बाइंड कर गई। ये जो नीचे हमारे पास है ना छोटी छोटी आयन चैनल्स हैं, तो उसको उसने रिसेप्टर बोला, उसके साथ यानी कि ये रिसीविंग न्यूरॉन्स, उसके साथ जाके न्यूरोट्रांसमीटर जो है बाइंड कर गया, जुड़ गया। फिर क्या हुआ कि आयन चैनल ओपन हुए, जैसे न्यूरोट्रांसमीटर जुड़ा आयन चैनल ओपन हो गए, न्यूरोट्रांसमीटर जहाँ पे टूट के रिलीज़ हो गया तो आयन चैनल्स क्लोज हो गए। ये सारी बात लिखी हुई है यहाँ पे, तो यही सारी बात बिल्कुल इधर लिखी हुई है। हाँ, यहाँ पे तो हम लोग कैल्शियम चैनल्स जो हैं, अच्छा एक एक्शन पोटेंशियल अराइव हुआ सिनेप्टिक नोब के पास। पॉइंट 1 कैल्शियम चैनल्स प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर ओपन हुए, यानी प्री सिनेप्टिक सिनेप्सिस से पहले वाली मेम्ब्रेन। उसके बाद क्या हुआ कि कैल्शियम आयंस कंसनट्रेशन अंदर बढ़ गई, कैल्शियम आयंस जो हैं अंदर रश इन हो गई, यानी कि उनका रश लग गया अंदर। फिर क्या हुआ, कैल्शियम कंसनट्रेशन बढ़ गई, सिनेप्टिक वेसिकल्स जो है मेम्ब्रेन से बाहर आने लग गए, यानी अंदर किसी चीज़ की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो सिनेप्टिक वेसिकल्स जो हैं जो दूसरी बड़ी बड़ी चीज़ों के बाहर निकलेंगी। न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ किए, ये वही बात फिर से, जो फ्यूज्ड वेसिकल्स थे उन्होंने न्यूरोट्रांसमीटर को है जो है ना किया, रिलीज़ किया, ग्रीन मॉलिक्यूल्स उन्होंने बताया मैं जो मैंने पीछे बनाए थे, इनटू द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर रिलीज जो न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल है वो क्लेफ्ट के अक्रॉस अपनी डिफ्यूजन करेगा, यानी क्लेफ्ट जो गैप है उसके क्रॉस अपनी डिफ्यूजन करेगा और रिसेप्टर मॉलिक्यूल के साथ बाइंड हो जाएगा। रिसेप्टर भी मैंने पीछे भी दिखाया आपको, उसके साथ बाइंड हो जाएगा। फिर क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर की जो बाइंडिंग होगी पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, यानी पोस्ट सिनेप्टिक सिनेप्सिस के बाद वाली मेम्ब्रेन के साथ गुजर गया यहाँ पे काम न्यूरॉन के साथ, तो रिसेप्टर जो है वो ओपन हो गए, कुछ चैनल्स रिसेप्टर जो है वो ओपन करेगा, कुछ चैनल्स को Na पॉजिटिव को अंदर भेज देगा, ठीक है, जिसके रिजल्ट में क्या होगा, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाएगी। आपने याद रखना है Na पॉजिटिव जब अंदर जाएंगे तो डीपोलराइजेशन हो गए, एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। इसी डीपोलराइजेशन को क्या करता है कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल लेके जाता है थ्रेशोल्ड लेवल की तरफ, यानी बड़े लेवल की तरफ, जिसको कहते हैं एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। इंपॉर्टेंट EPSP, एक्साइटेटरी एक्साइटेशन, यानी यहाँ पे काम ऊपर चला गया, स्टिमुलस बढ़ गया, जिससे जो है हमारा एक्शन पोटेंशियल बढ़ गया। एक दफ़ा न्यूरोट्रांसमीटर जो है 6.1 से न्यूरोट्रांसमीटर एक्टेड ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर एक दफ़ा आगे न्यूरोट्रांसमीटर लग गया, वो ब्रोकन डाउन हुआ विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एसिटाइलकोलिन की मदद से। तो उसने क्या किया जाके, मतलब ये वही बात, लेकिन आगे उसने नाम लिखे हुए हैं एड्रेनालिन के साथ मिलके, ये वो सारा कुछ करके, जहाँ पे ये ब्रोकन डाउन हो गया तो आयन चैनल जो तो क्लोज हो गए थे, ये कोने वाला स्ट्रक्चर, बस ये इधर लिखा हुआ है। न्यूरोट्रांसमीटर की क्लासिफिकेशन है एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी।
अच्छा भाई, अब आपने मेरे से रेफरेंसेस सुनने हैं। वो क्या हैं? एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स जो हैं, न्यूरोट्रांसमीटर के, मैं न्यूरॉन्स बोल रही हूँ। एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स क्या करते हैं? वो न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ करते हैं कि पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन एक्शन पोटेंशियल जनरेट करे, और इनहिबिटरी में यही जो काम हो रहा है ना, उसको वो इनहिबिट कर देते हैं, उसको वो जनरेशन एक्शन पोटेंशियल की रोक देते हैं। फिर दूसरे नंबर पे क्या होता है कि वो अपनी प्रोजेक्शंस को निकालते हैं एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स। सॉरी बेटी, ठहरो, यहाँ मैं न्यूरॉन्स का बताने लग गई हूँ, एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स का बताने लग गई हूँ। अच्छा, चीज़ वही हो रही है यहाँ पे, फिनोमेना वही हो रहा है सारा ना। तो एक्साइटेशन से फिनोमेना एक्साइटेट कर जाएगा, बढ़ जाएगा, इनहिबिटरी से कि वो यानी उसकी जो जनरेशन है लेस लाइकली टू जनरेट इटसेल्फ, वो जो है ना अपना एक्शन पोटेंशियल बताने के लिए, वो जो जनरेशन के लिए, उसकी कंडक्शन के लिए जो है ना काम नहीं कर रहा होगा, इनहिबिट कर देगा। यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ, न्यूरो ट्रांसमीटर दैट कॉज इंक्रीज्ड मेम्ब्रेन परमेबिलिटी सोडियम आयंस एंड दस ट्रिगर नर्व इम्पल्स। अच्छा, नर्व इम्पल्स की ट्रिगरिंग हो रही है, यानी इसका जो है उसको पुशअप कर रहा है, बढ़ा रहा है सोडियम आयंस की परमेबिलिटी से, यानी अंदर आने की वजह से, इसकी वजह से उसको एक्साइटेटरी का यानी कि एक्साइटेशन हो रहा है। एसिटाइलकोलिन एक एक्साइटेशन न्यूरोट्रांसमीटर है। एसिटाइलकोलिन ये हमारे ना नर्वस सिस्टम का है एक एंजाइम, और वी कैन से एक हार्मोन, ठीक है, ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आगे न्यूरोट्रांसमीटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। वेयर एज बायोजेनिक अमाइंस यानी अमाइनो एसिड के डेरिवेटिव्स हैं, वो इम्पॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर हैं सीएनएस में। अच्छा, यहाँ पे सीधी सीधी बातें लिखी हुई हैं। इसमें क्या इंक्लूड करते हैं? एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये हार्मोन्स वाले चैप्टर में पढ़े होंगे। सेरोटोनिन, डोपामिन, ये क्या क्या काम करते हैं। बस डोपामिन एक्साइटेशन का हार्मोन होता है, सेरोटोनिन खुशी वाला जो होता है, ठीक है। आगे उसने खुद बता दिया कि जो सारे हैं ये हार्मोन्स की तरह काम करते हैं, और हार्ट बीट और स्ट्रेस को जो है कंट्रोल कर रहे होते हैं एपिनेफ्रिन और डोपामिन। सेरोटोनिन स्लीप को, मूड को, टेंशन को, लर्निंग को। यानी सेरोटोनिन अगर बढ़ जाए तो आपको नींद आती है ज़्यादा। डोपामिन खुशी वाला होता है, इंटरेस्ट डेवलप करने वाला होता है, ठीक है। सेरोटोनिन भी इस तरह से है, एक ही तो इसका नहीं ना होता फंक्शन। इनहिबिटरी में क्या हो रहा है? डिक्रीज मेम्ब्रेन परमेबिलिटी हो जाती है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या कहते हैं? डिक्रीज मेम्ब्रेन परमेबिलिटी शो करने लग जाते हैं, और थ्रेशोल्ड स्टिमुलस यहाँ पर रेज अप हो जाता है, ठीक है। इस एक्शन को इनहिबिटरी एक्शन कहते हैं, क्योंकि ये नर्व इम्पल्स के जो चांसेस है कि उसकी ट्रांसफरेंस किया, उसके ट्रांसफ़र के जो चांसेस है उसको कम कर देता है। और क्या होता है कि गैमा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड GABA और ग्लाइसिन, ये दो मतलब इसकी एग्जांपल्स हैं। एंडोर्फिन्स आर द पेप्टाइड्स, कट गया नीचे से, फंक्शन एज अ बोथ न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन्स। ये सिंपल वही चीज़ें लिखी हुई हैं, इसको रट्टा मारना। साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी कनेक्शंस। असरटेन द इफेक्ट ऑफ नर्व गैस एज एन इनहिबिटर ऑफ एसिटाइलकोलिन स्टीरेज। एसिटाइलकोलिन एंड एंजाइम्स, ये दोनों चीज़ें मिलके एसिटाइलकोलिन स्टीरेज, ये सारी चीज़ें मिलके क्या करती हैं? मसल को इनेबल करती हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो। यानी ये जो हैं हमारे हार्मोन्स ही हैं, हमारे केमिकल्स ही हैं, हमारे एंजाइम्स ही हैं इंटरनली, जो हमारी मसल एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहे होते हैं। एसिटाइलकोलिन क्या करता है? एसिटाइलकोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे जो, अच्छा न्यूरोट्रांसमीटर पीछे इतनी दफ़ा बोला है, मैंने ये बताया नहीं, हमारे हार्मोन्स इटसेल्फ न्यूरोट्रांसमीटर ही हैं, यानी कि वो न्यूरॉन्स को ही ट्रांसमिट कर काम कर रहे होते हैं। व्हेन रिलीज्ड इनटू सिनैप्स ऑफ द मसल एलिसिट्स द कंट्रैक्शन ऑफ मसल, ठीक है। जब रिलीज़ होता है सिनैप्स के अंदर मसल की, तो ये मसल की कंट्रैक्शन को कम कर देता है, और एंजाइम जो है, एंजाइम की वजह से ये ब्रोकन डाउन हो जाता है एसिटाइलकोलिन स्टीरेज के साथ मिलके, एंड द रिलैक्सेशन ऑफ मसल के अंदर। हाँ, पहले क्या होता है? पहले मसल एक्टिविटी कम होती है, फिर उसके बाद मसल एक्टिविटी बढ़ जाती है, यानी वो रिलैक्स हो जाते हैं। फिर एक नर्व गैस है सारिन, इरिवर्सिबली बाइंड्स टू दिस, यानी एसिटाइलकोलिन स्टीरेज के साथ बाइंड करती है। इरिवर्सिबली यानी इसका ये रिवर्सिबल इफेक्ट नहीं रखती, अगर जुड़ गया तो जुड़ गया, दैट्स इट। ब्लॉकिंग इट फ्रॉम ब्रेक डाउन, सही पढ़ रही हूँ, ब्रेकिंग डाउन द एसिटाइलकोलिन देयर बाय कॉजिंग मसल टू रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड।
यहाँ पे ये आके जब ब्रेक डाउन होती है एसिटाइल कोलिन की, तो क्या होता है कि मसल्स जो हैं कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ही क्या करते हैं, हाँ यहाँ पे बस मसल्स जो हैं कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। फिर क्या होता है कि एक स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी आती है एक्टिव साइट्स के अंदर और सैरिन मॉलिक्यूल्स के अंदर, यानी नर्व गैस और एक्टिव साइट के स्ट्रक्चर के अंदर एक सिमिलरिटी आती है। उससे क्या होता है कि सैरिन मॉलिक्यूल वो एसिटाइल कोलिन स्टीरेज के मॉलिक्यूल के अंदर फिट अप हो जाता है। जब ये मसल का जो डायफ्राम है, मसल का जो डायफ्राम है इट वुड रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड। जब ये जितने भी प्रोसीजर में ये लोग मिलते हैं, ये दोनों मिलते हैं, उतने में मसल का जो डायफ्राम है ये पहले से कॉन्ट्रैक्टेड था। अब पर्सन जो है ब्रीथ के काबिल नहीं रहा यहाँ पे ना, उसने कहा उसको एक डिजीज़ हो गई, यहाँ पे वो सांस नहीं ले सकता। नर्व गैसेस जो हैं वो टॉक्सिक होती हैं, एक स्मॉल ड्रॉपलेट भी जो है ना वो पर्सन को किल कर सकता है। अब देखो ना, ब्रीथ नहीं ले रहा इंसान, तो वो तो ऑब्वियसली मर जाएगा। तो ये यहाँ पे एसिटाइल कोलिन स्टीरेज के साथ आके सैरिन का मॉलिक्यूल मिला है, नर्व गैस मिल गई है। तो ये सारा फिनोमेना क्या लिखा हुआ है कि ह्यूमंस की डेथ हो जाती है। ये टॉक्सिक होता है, एक स्मॉल ड्रॉपलेट भी जो उसको मारने के लिए काफ़ी है, और लिक्विड और गैशियस फॉर्म्स के अंदर प्रेजेंट होता है। बस।